देखेंगे 12 क्लास का एनसीईआरटी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि 1 चैप्टर और 2 चैप्टर से छाट कर बनाया गया। और इसमें कुछ 2 4 5 10 देखेंगे हम लोग PYQ, जो कि हमारा एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन जो भी लेके आए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, जो मतलब क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ जो नहीं जानते हैं उसी को लिखे हैं। इसलिए आप लोग फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, उस क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग 12 क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मृदा की सर्वाधिक व्यापार और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार में कौन सा मिट्टी किया जाता है। तो कौन सा मिट्टी होता है, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होता है। आप लोग भी क्वेश्चन को आंसर कॉपी पर लिख कर लगाइएगा। 50 में कम से कम 45 जिनका भी होगा वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नागरिक जनसंख्या के अनुपात सर्वाधिक है। अब बताइएगा किस राज्य में नागरिक जनसंख्या के अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आप लोग भी लगाते जाइएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे। तीन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषा है। चीनी, तिब्बत, भारतीय आर्य। तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सा बोला जाता है, तो हमारा बोला जाता है भारतीय आर्य, यानी कि इसका आंसर बॉल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आइए कि जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जनसंख्या चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। तो जनसंख्या के कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, यानी कि 4 भागों में जनसंख्या को बांटा गया है। आगे चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 2011 के जनगणना के श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख सर्वोगों में शामिल नहीं है। अब देखिए 4 वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में कौन शामिल नहीं है उसको आंसर बताना है। तो बताइएगा कृषक, मजदूर, श्रमिक, कौन शामिल नहीं है। 5 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 5 नंबर का क्या हो जाएगा यानी कि 5 नंबर के डॉग हो जाएगा। एकरा में सभी को बांटा गया, कृषक के भी बांटा गया, मजदूर के भी बांटा गया, श्रमिक को भी बांटा गया। तो इसमें पूछ रहा कौन शामिल नहीं है, तो सभी शामिल है, ठीक है, सभी शामिल है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डॉग, नोट। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कृषि मजदूर श्रेणी में शामिल है। कृषि मजदूर श्रेणी में शामिल है। ऑप्शन है कि जो अपनी भूमि की खेती करता है, जो वेतन मजदूरी पर काम करता है, जो घरेलू उद्योग से काम करता है। यानी कि जो कृषि मजदूर होता है ना, किस में शामिल होता है। 6 नंबर आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए 6 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 6 नंबर का बी हो जाएगा। जो वेतन मजदूरी पर काम करता है उसी को क्या कहा जाता है, कृषक मजदूर कहा जाता है। और जो अपना खेती पर काम करता है उसको क्या बोला जाता है, तो कृषि कहा जाता है। लेकिन कृषि मजदूर पूछेगा तो जो वेतन मजदूरी पर काम करता है उसी को कृषि मजदूर कहा जाता है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा धार्मिक अल्पसंख्या कौन सा है। बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक जन अल्पसंख्या कौन सा है। और देखिए हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा धार्मिक अल्पसंख्या में कौन रहते हैं, ईसाई रहते हैं कि मुस्लिम रहते हैं कि सिख रहते हैं कि ये भी दोनों। बताइए, आप लोग बताइए लिखिएगा कि कौन सा हो जाएगा। तो 7 नंबर के आपको हो जाएगा सबसे अल्पसंख्या में मुस्लिम है। कौन सा है, मुस्लिम है। लगा 2.8% की कितना है, शायद देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटा अल्पसंख्या धर्म कौन सा है। एक क्वेश्चन आप लोग के दिया गया है, एक क्वेश्चन आप लोग के कमेंट में डालना है। ऐसे क्वेश्चन आगे मिल जाएगा, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि सबसे छोटा अल्पसंख्या धर्म कौन सा है। सबसे छोटा अल्पसंख्या धर्म कौन सा है, ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट इसका 3 और 4 चैप्टर भी लाने का प्रयास करेंगे, कमेंट कीजिएगा तब, क्योंकि यह क्वेश्चन बनाने में और वीडियो करने में 3 से 4 घंटा लग जाता है। इसीलिए अगर लगता है कि क्वेश्चन अच्छा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अगला चैप्टर
करने के लिए, 3 और 4 चैप्टर बनाने के लिए, यानी कि 12 का टोटल चैप्टर प्रयास करेंगे बनाने के लिए, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा और तब ठीक है। 9 नंबर देखिए, भारत में अधिकांश सिख जनसंख्या कहाँ केंद्रित है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सिख धर्म के जो संख्या होता है ना, वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है बताइएगा आप लोग। जनसंख्या चैप्टर 1 नंबर पढ़िएगा तो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सिख धर्म कहाँ कौन सा राज्य में रहते हैं, तो बताइएगा। गोवा में, केरल में, या यूपी बिहार में, या पंजाब हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा रहते हैं हमारा पंजाब हरियाणा में, यानी कि इसका हो जाएगा कैट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग कि जैन जैन जनसंख्या का प्रमुख सांद्र कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जैन लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा। क्वेश्चन 10 नंबर के आप लोग जवाब दीजिए कि जैन लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कौन राज्य में सबसे ज़्यादा जैन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में, पंजाब हरियाणा में, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो आपको सबसे ज़्यादा जैनी लोग जहाँ कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। जैनी लोग कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र और गुजरात में, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब देखिए कौन सा क्षेत्र जो है वो बाहुल्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। लद्दाख, नागालैंड, असम। तो 11 नंबर के बताइए कौन सा हो जाएगा। तो नागालैंड जो है कि बाहुल्य क्षेत्र में शामिल नहीं है नागालैंड। क्वेश्चन लगता है कि अधूरा है क्या। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि पारसी जनसंख्या भारत में किस रूप में वितरित है। पारसी लोग जो होते हैं ना, पारसी लोग, वह जनसंख्या भारत में किस रूप में वितरित है, किस बड़े बड़े राज्य में व्यापक रूप से है, छोटे छोटे देश भर में भिखारी हुए हैं, केवल गुजरात में है। तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बॉल। छोटे छोटे समूह में देश भर में बिखरी हुई है, देश भर में क्या हुई है, बिखरू हुई है, छोटे छोटे। चलिए आगे देखिए 13 नंबर कि बस्तियों का परिसर किस सीमा तक विस्तृत हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस्तियों का परिसर किस सीमा तक विस्तृत होता था। गांव से महानगर तक, पाली से महानगर तक, नगर से महानगर तक। तो देखिए इसका बॉल हो जाएगा पल्ली से महानगर तक। पल्ली से कहाँ, महानगर तक, पल्ली से महानगर तक। चलिए आगे हम लोग देख पा रहे होंगे इसका चैप्टर 2 में दिया हुआ है इस बस्ती के बारे में। बस्ती से भी क्वेश्चन लिए हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप जैसे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लटिएगा सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसे तो पीछे हम लिए हैं चैप्टर पेज नंबर को लिए हैं, उसको आपको लास्ट में दिखाएंगे। चलिए 14 नंबर हम लोग देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण बस्तियों का आधारभूत आर्थिक पोषण किस पर आधारित होता है। यानी कि ग्रामीण जो बस्ती होता है वो सबसे ज़्यादा किस पर आर्थिक पोषण करते हैं। तृतीय गतिविधियों से, द्वितीय गतिविधियों से, या भूमि अतिरिक्त आधारित प्राथमिक क्रियाओं से। कौन सा आधार में होता है, तृतीय में होता है, द्वितीय में होता है, या प्राथमिक में होता है। तो 14 नंबर का हो जाएगा आपको भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से। ग्रामीण जो रहते हैं अगर भूमि वहाँ पर ठीक ठाक रहेगा तभी ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक पोषण रहता है। चलिए 15 नंबर देखिए कि नगरीय बस्तियों का प्रमुख विशेषता क्या है। नगरीय बस्तियों का प्रमुख विशेषता क्या होता है। नगर बस्तियों का प्रमुख विशेषता कृषि गतिविधियों में विशिष्टता, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता, और कच्चे माल के प्रमुख और विनियमित सेवाओं का, यही हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 15 के कैट हो जाएगा। आगे चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर नहीं है, क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ, 2 में या 1 में दिया हुआ है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था। छोटा डेट के साथ, वहाँ पर आपको डेट शायद नहीं दिया है और आपको ऐसे बता दे रहे हैं जून है, लेकिन आप लोग छोटा डेट के साथ कमेंट करिएगा कि कितना जून को और 2000 कितना में, लमसम 2000 में है। तो आप लोग स्मार्ट सिटी का मिशन कब आया था इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। जो देख रहे हैं वीडियो वो ज़रूर कमेंट करिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था। ठीक है। चलिए 16 नंबर देख पा रहे होंगे कि नगरीय जीवन शैली का प्रमुख विशेषता क्या है। नगरीय जीवन शैली का प्रमुख विशेषता क्या है। सरल और धीमी जीवन, जटिल और तीव्र जीवन, कृषि आधारित गतिविधियाँ। तो 16 के आपको हो जाएगा जटिल और तीव्र जीवन। जटिल और तीव्र जीवन नगरीय, जिसे नगर में कोई रहता है तो उसका विशेष कारण क्या है, तो उसमें जटिल और तीव्रता जीवन यानी कि बहुत कठिन से जीवन यापन करते हैं। ठीक है। 17 नंबर आइए हम लोग। 17 नंबर है कि ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक संरचना का प्रमुख लक्षण क्या है। ग्रामीण बस्तियों में जो रहते हैं उसको सामाजिक संरचना का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो औपचारिक सामाजिक संबंधित होता है कि उच्च गतिविधियाँ होता है कि
घनिष्ठ सामाजिक संबंध और कम गतिशील, या सभी। बताइएगा 17 नंबर के आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। सभी नहीं होगा, सभी पर ध्यान नहीं दीजिए, यानी कि कैट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैट। घनिष्ठ सामाजिक संबंध और कम गतिशील, यानी कि इसका कौन हो जाएगा? कैट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नगर किस रूप में कार्य करते हैं। नगर जो होता है किस रूप में कार्य करता है? नगर किस रूप में कार्य करता है? कृषि केंद्र, आर्थिक वृद्धि के नोड पर, केवल आवासीय केंद्र पर। तो 18 नंबर के आप लोग आंसर बताइए, वेट कर रहे हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा। ए बी सी बताइए, जल्दी बताइए। यानी कि इसका हो जाएगा आपको बी, आर्थिक वृद्धि के नोड पर। आर्थिक वृद्धि के नोड पर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नोड मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको हाईलाइट भी किए, लास्ट में दिखाएंगे नोड के मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। 19 नंबर देखिए कि भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की बस्ती एवं सर्वाधिक लक्षण है। देखिए बस्ती कितने प्रकार के होते हैं सब उसमें पढ़ना है। तो यही बोल रहा है कि उत्तरी मैदान में जो होता है बस्ती, वह किस प्रकार के बस्ती होता है। पालकृत होता है, गुच्छित होता है, परिक्षिप्त होता है। बस्ती जो हमारा है कि 4 तरह के होते हैं। तो उत्तरी मैदान में जो है ना कि किस तरह से होते हैं बताइए। चलिए बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। आपको हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपको कौन सा। यानी कि उत्तरी में जो होते हैं ना वह होता है गुच्छित, यानी कि इसका हो जाएगा बॉल। इसका क्या हो जाएगा? बॉल। आप लोग पेज नंबर में रुकिए 1 मिनट दिखाते हैं। गुच्छित और परिक्षिप्त के बारे में लास्ट में हम लोग लिए हैं। पेज 19 नंबर याद रखिएगा, 19 नंबर पढ़ना। देखिए परिक्षिप्त बस्तियाँ के बारे में। भारत में परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप सुंदर जंगल में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढाल पर खेती अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। तो बस्ती का चरण विशेषण प्रायः भूभाग होता है। देखिए अब प्राचीन नगर यहाँ पर हो गया बस्ती, नगरीय बस्ती, आधुनिक बस्ती। देखिए भारत में आधुनिक चेन्नई इसमें ना है। गुच्छित वाला देखिए, हाँ देखिए पल्ली बस्ती के बारे में दिया है। पल्ली बस्तियाँ, यानी कि पल्ली बस्तियाँ किस तरह से होता है। कई बार बस्तियों भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बांटा जाता है। मतलब सब अलग अलग बांटा जाता है, किंतु उनका सबका नाम एक रहता है। नाम क्या रहता है? एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर, इसको स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? पन्ना, पाड़ा, पाली, नागला, ढांगी इत्यादि कहा जाता है। ये सब जो है कि 11 10 में भी पूछा था और इसमें भी क्वेश्चन है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 किताब को पढ़कर इस सेट को लगाइएगा। 50 में कम से कम 45 आप लोग क्या आएगा। देखिए गुच्छित बस्ती के बारे में दिया हुआ है। गुच्छित बस्ती किस प्रकार के होता है? गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहंत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र में होता है। इस प्रकार गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले होते हैं। खलियानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र में इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अरीय, रेखीय इत्यादि। ऐसे बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदान, और देखिए शुरू में हम लोग पढ़े थे जलोढ़ मैदान उपजाऊ होता है, और उत्तर पूर्वी राज्य में पाए जाते हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतीक्षा कारणों से सहंत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत। जितना भी मध्य भारत में है वहाँ किस तरह से अति होता है? तो गुच्छित होता है। देखिए कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पालकृत और परिक्षिप्त, जो कि अभी हम लोग पढ़ हैं। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। जो सारा यही सबसे क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को छांटने का प्रयास हम किए हैं। आप लोग एक बार चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग MCQ लगाइएगा। आपको 50 में कम से कम 45 नंबर आना चाहिए। चलिए देखिए आते हम लोग 20 नंबर। इसका तो हो गया आपको गुच्छित, और 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रकार निर्धारित नहीं करते हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करने वाला कारक कौन सा ना? भौतिक लक्षण, संस्कृति व मानव जातीय कारक, सुरक्षा संबंधित कारक। बताइए जल्दी से बताइए। सभी। तो 20 के आपको हो जाएगा कौन सा? यानी कि सभी हो जाएगा। सभी हो जाएगा, यानी कि भौतिक लक्षण, यानी कि पूछ रहा है क्या ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करने वाला कारक
नहीं है। तो एकरा में सभी जो है कि करता है क्या, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करता है, जिसे भौतिक रूप में करता है, संस्कृति और मानवकृत करता है, सुरक्षा संबंधित करता है, यानी कि इसका नोट या सभी, देखिए दो को दिया है, यानी कि इसका नहीं होगा, मतलब इसमें इसमें आंसर नहीं होगा, इसका सभी सही है। आइए 21 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण बस्ती का एक प्रकार है। देखिए ग्रामीण बस्ती का कौन सा एक प्रकार है। 21 नंबर का देखिए अभी हम लोग पढ़े, महानगरीय होगा कि पल्लीकृत होगा कि नगर होगा। तो 21 के आपको हो जाएगा पल्लीकृत, जो है कि ग्रामीण बस्तियों का एक प्रकार है, पल्लीकृत। ठीक है। 22 नंबर देखिए कि लोग कभी कभी गुच्छित गांव में क्यों रहते हैं। देखिए लोग जो है कि गुच्छित गांव में, मतलब यहाँ यहाँ ऐसे गुच्छित क्या होता है, ऐसे ऐसे रहते हैं, क्या रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। तो बोल रहा है कि गुच्छित गांव में क्यों रहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण, सुरक्षा और रक्षा के कारण। तो 22 का हो जाएगा आपको कैट, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के कारण जो है कि इन लोग कहाँ रहते हैं, आपको गुच्छित में रहते हैं। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले ग्रामीण बस्तियों के 4 मुख्य प्रकार कौन सा है। आप देखिए अभी हम लोग पढ़े, किताब में पढ़े कि 4 मुख्य कौन सा है, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, वरक्षिप्त, रेखीय, अरीय, आयताकार, गोलाकार, अस्थाई, अस्थाई, मौसमी, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल। गुच्छित हो जाएगा, अर्धगुच्छित होगा, अभी पढ़े, पल्लीकृत हो जाएगा, परिक्षिप्त हो जाएगा। 4 प्रकार के हम लोग पढ़े बस्तियाँ। तो यही 4 प्रकार के हमारा बस्तियाँ हैं जो कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। 24 नंबर हम लोग देखेंगे। 24 नंबर देखिए थोड़ा सा बड़ा, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कट गया। 24 नंबर देखिए, पल्ली बस्तियों को भी विभिन्न स्थानों पर किस नाम से जाना जाता है। देखिए पल्ली जो है, पल्ली बस्तियों को विभिन्न भागों में, अभी पढ़ रहे हैं कि बाहर में क्या जाना जाता है, पल्लीकृत कृषि को, बस्ती को क्या नाम से जाना जाता है। तो पांडा, पाना, ढानी, पांडा, पाना, ढानी, और एक और 3-4 नाम था, मौजा, पाटी, भूखल, अंधेरेला। तो ये सब नहीं होगा, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल। क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा पांडा, पाना, ढानी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि परिक्षिप्त बस्तियां सामान्य किन क्षेत्र में मिलता है। परिक्षिप्त जो बस्तियां होता है वो सामान्य किन क्षेत्रों में मिलता है। तो 25 नंबर के आप लोग बताइएगा कि घनो वन और कठोर भूभाग में क्षेत्र में मिलता है, महानगरों के पास मिलता है, तटीय मैदान पर मिलता है, यानी कि ABC बताइए, जल्दी बताइए, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल। घनों और वनों और कठोर भूभाग पर मिलता है, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल। 26 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। 26 नंबर है कि भारत के किन किन राज्य में परिक्षिप्त बस्तियां व्यापक रूप से देखी जाती है। भारत के किन राज्य में जो है कि व्यापक रूप से परिक्षिप्त कृषियाँ बस्तियां देखी जाती हैं। 4 प्रकार के हम लोग बस्तियां पढ़े थे, तो परिक्षिप्त के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो किस किस राज्य में परिक्षिप्त होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। बताइए ABC, जल्दी बताइए। यानी कि यह परिक्षिप्त हो जाएगा हमारा जो एथी मेघालय में हो जाएगा, उत्तरा जो एथी वाला भाग है ना, हिमालय वाला भाग, उसमें, यानी कि मेघालय हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और केरल भी हो जाएगा। ठीक है। ये सब किस तरह से बस्तियां पाई जाती है, परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के नगरीय बस्तियां किस विशेषता के लिए जानी जाती है। नगरीय बस्तियां जो है कि इसकी विशेषता क्या होता है, संघत एवं विशाल आकार की होती है, विखंडन होती है, पल्लीकृत होती है। ये लोग पढ़े थे, यानी कि नगरीय बस्तियां किस, इसका विशेषता क्या है नगरीय के लिए। तो यह सहत एवं विशाल आकार के होते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल। सहंत एवं विशाल आकार के होते हैं। चलिए आइए 28 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जनसंख्या से क्वेश्चन आगे मिलाकर बना है, ताकि आपको ना लगे कि खाली जनसंख्या तो खाली जनसंख्या तो खाली बस्ती है। चलिए 28 नंबर 1991 में जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में नगरीय बस्ती माना गया है। देखिए एकदम एकदम पॉइंट यहाँ से है, क्या बोलते हैं, इसको भी दिखाते हैं आपको। चलिए पहले दिखाई देते हैं, 191 वाला कहाँ से लिए हैं दिखाते हैं। 191 देखिए, नहीं ये नहीं है, ये देखिए 191 से 2001 के दौरान भारत राज्य में केंद्रीय प्रदेश जनसंख्या वृद्धि स्पष्ट रूप से केवल तमिलनाडु, ये वाला नहीं, लगता है कि वो लक्ष्य नहीं लिए हैं। खैर इसी तरह से है, चलिए होगा उसमें। चलिए
एनसीईआरटी एकदम दिया हुआ था आपको, चैप्टर नंबर बोल रहे हैं कि इसका एकदम आंसर दिया होता कि जनसंख्या, देखिए किस तरह से होना चाहिए, जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तो सही है, 75% पुरुष पुरुष श्रमिक और गैर कार्यकर्ता ये भी सही है, घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भी हो, यानी कि इसका हो जाएगा डॉग, सभी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 कितना था 28, तो 29 हम लोग देख रहे हैं कि भारत में नगरों के उद्भव किस काल में हुआ है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत में नगरों का उद्भव किस काल में हुआ, मध्यकाल में, प्रागैतिहासिक काल में, औपनिवेशिक काल में। तो न मध्य काल में हुआ है, न प्रागैतिहासिक काल में हुआ, न औद्योगिक काल में, यानी कि इसका हो जाएगा नॉट। कौन सा, यह भारत के नगर जो उद्भव है ना, ये तो पूरा सिंधु सभ्यता से पहले से है ही था, तो ये ना कि मध्य काल में हुआ है ना, ये सबसे पहले इसका उद्भव हुआ था, इसलिए इसका नॉट आंसर हो जाएगा। आइए 30 नंबर देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नगरों का विकास मुख्य रूप से किस उद्देश्य से हुआ है। तो प्राचीन नगर का विकास जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था, व्यापारी के लिए केंद्र हुआ था, या धार्मिक संस्कृति केंद्र था, या सैन्य छावनी था। तो इसका हो जाएगा एप्पल, व्यापारिक केंद्र था। क्या था, व्यापारिक केंद्र था। ये 31 नंबर देखिए कि 1901 से 1921 की जनसंख्या वृद्धि प्रस्था को क्या कहा जाता है। देखिए ये दिया हुआ, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 31 नंबर के क्या हो जाएगा, 31 नंबर के हो जाएगा आपको, रुकिए गलत है, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। 31 नंबर के आपको हो जाएगा, पेज नंबर 7 में दिया हुआ है, देखिए किताब निकाल के, इसका हो जाएगा रुद्र स्थिर प्रवास्था, यानी कि कौन सा हो जाएगा, कैट हो जाएगा, रुद्र स्थिर प्रवास्था। जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा, जनसंख्या विस्फोट जब एकाएक बढ़ता है तो उसको बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 1901 से 1921 तक जनसंख्या वृद्धि कैसे हुआ था, तो रुद्र और स्थिर प्रस्ताव के कारण हुआ था। चलिए 32 नंबर देखिए कि 1911 से 1921 के दशक में भारत के जनसंख्या का वृद्धि कैसे हुआ। देखिए कैसे हुआ, अचानक हो गया, मतलब उच्च हुआ, शून्य हुआ, ऋण हुआ, तो ये ऋणात्मक हुआ था, मतलब जनसंख्या हमारा घटा था। ये 33 नंबर है कि प्रवास्था के उच्च जन्म व मृत्यु दर के मुख्य कारण क्या था। प्रवास्था के उच्च जन्म और मृत्यु दर की उच्च कारण क्या था, उच्च स्वास्थ्य था, उच्च साक्षरता था, निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा था। तो 33 नंबर का लगाइए, कौन सा हो जाएगा, 33 का हो जाएगा आपको कैट, निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं था, निम्न चिकित्सा और सुविधाएं था। आइए 34 नंबर के देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1921 से 1951 की अवधि को क्या कहा जाता है, रुद्र प्रवस्था कहा जाता है, स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, तो ये आपको स्थिर वृद्धि प्रवस्था कहा जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा बॉल हो जाएगा। एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया गया है, आप लोग जरूर किताब खोल कर देखिएगा, तब सेट को लगाइएगा, ताकि आपको 40 से 45 नंबर कन्फर्म आएगा। और किनका 45 नंबर आया है वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए 35 नंबर हम लोग देख पा रहे होंगे कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। देखिए जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, 11-12 में क्वेश्चन शायद पूछा गया है, कितना प्रतिशत है, तो आपको 1.64%, 17.64%, 31.16%, तो इसका हो जाएगा एप्पल, यानी कि 1.64%, 1.64%। आगे चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन है कि NYP के तहत किस वर्ग के आयु के लोगों को युवा परिभाषित किया गया है, मतलब किसको युवा बोला गया है, कितने वर्ष के व्यक्ति को युवा घोषित किया गया है। 14 से 18 वर्ष के लिए, 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति के, 16 से 18 वर्ष के व्यक्ति के। तो बताइए ABC कौन होगा, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति के लिए युवा घोषित किया गया है। क्या किया गया है, युवा घोषित किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि जनसंख्या के कितनी प्रतिशत भाग गाँव में निवास करता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गांव में कितना प्रतिशत निवास करता है, तो 31.16%। कितना करता है, इसका बॉल हो जाएगा 31.16%। 38 नंबर के भारत में नगरीय जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है, और नगरीय जनसंख्या भारत में कितना प्रतिशत है, नगरीय जनसंख्या भारत में 31.16% है, 31.16% है, 31.16% है। देखिए 31.16, भारत में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 38 के 31.16% है, यानी कि कितना है 31.16%, बॉल हो जाएगा। थोड़ा सा 37 नंबर का देखिए तो गलत हो गया,
यानी कि 37 नंबर के क्या है कि जनसंख्या के कितनी प्रतिशत भाग जो है कि निवास करता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती बोल दी है, सॉरी माफ़ करिएगा। देखिए गांव में निवास करता है 68.8% और नगर में 31.16%, यानी कि गांव में सबसे ज़्यादा ना निवास करता है और नगर में कम, तो 68.8% होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 39 नंबर कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू किया था, 2015 में, 14 में, 11 में, कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको 2014 में। कब हो जाएगा, 2014 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू किया गया था, तो 2014 में लागू किया गया था। 40 नंबर देखिए कि भारत के कुल जनसंख्या में प्रति मिनट कितना व्यक्ति की वृद्धि हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत के जो जनसंख्या बढ़ रहा है तो प्रति मिनट कितना व्यक्ति को वृद्धि हो रहा है, कितना व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। 29 गो, 45 गो, 35 गो, जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा, ABC, यानी कि प्रति मिनट जो है कि 29 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। कितना व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, तो 29 गो व्यक्ति जन्म ले रहे हैं प्रति मिनट। बताइए तब न जनसंख्या बढ़ रहा है। बताइए अब कि मृत्यु कितना लोग के हो रहा है, मृत्यु तो इतना ही हो रहा होगा। चलिए 41 नंबर देखिए कि 2011 में भारत की नगरीय स्तर 31.16% था। ठीक है, 2011 में भारत के जो नगरीय जनसंख्या था 31.16% था। यह 20वीं शताब्दी में कितना गुना बढ़ गया, एकदम NCERT का लाइन है कि 31% था, 20वीं शताब्दी में कितना गुना बढ़ गया था, तो 11 गुना बढ़ गया था। कितना गुना बढ़ गया था, 11 गुना बढ़ गया था। एकदम NCERT के लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन बनाया गया है। 42 के देखिएगा कि नगरीय बस्तियों किसके अंतर्गत आते हैं। नगरीय बस्तियों किसके अंतर्गत आते हैं, बताइएगा, द्वितीय के, तृतीय के, प्रथम के। तो नगरीय बस्तियाँ जो है ना कि द्वितीय और तृतीय दोनों के आता है, यानी कि A और B हो जाएगा। ये 43 नंबर है कि 1850 के बाद आधुनिक उद्योग पर आधारित पहला किस नगर का जन्म हुआ था। अच्छा, जब 1850 के बाद जो आधुनिक उद्योग के लिए पहला नगर कौन सा जन्म हुआ था, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, जमशेदपुर। कौन सा, जमशेदपुर। अब आइए PYQ देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, PYQ, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बोल रहा है कि बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्ति पर 2022 में जन्म दर क्या था। बताइएगा बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति पर 2022 में जन्म दर क्या था। PYQ क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया है। तो हो जाएगा 17.067%। 6 to 8 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, TRE 3 में 6 to 8 में पूछा गया है क्वेश्चन। 45 नंबर देख पा रहे होंगे कि राज्य के जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में, यानी कि घटते क्रम में बताना है जनसंख्या घनत्व, यानी कि छोटा से बड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार में है। बिहार के बाद फिर कहाँ है, तो बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, फिर केरल, फिर UP, यानी कि इसका हो जाएगा कैट। चलिए आगे देखिए हम लोग 46 नंबर की 2001 से 11 के दशक में भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। यानी कि दशकीय, देखिए क्वेश्चन 11-12 के क्वेश्चन है, TRE 3 के क्वेश्चन है, शायद 9-10 में पूछा है। 2001 से 11 के दशक में भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो उसमें नोट आंसर आया था। तो कौन हो जाएगा, 17.30% नहीं, 17.40% नहीं, 17.70% हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी बस्तियों किस नाम से जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन 9-10 का TRE 3 का है। आदिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती है, अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्पल, अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है। 48 नंबर का देखिए कि जनसंख्या संक्रमण के किस अवस्था में विशेषता उच्च दर और व्यक्ति मृत्यु दर है। उच्च जन्म दर और व्यक्ति मृत्यु दर है, मतलब जनसंख्या संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च दर और घटती मृत्यु दर है। अवस्था, अच्छा ये बांटा गया है, मतलब कौन सा अवस्था में, तृतीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, फर्स्ट अवस्था। ये भी क्वेश्चन जो कि आपको 11-12 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको किताब से उठाए हैं। तो इसका 48 के बताइएगा कौन सा हो जाएगा, तो अवस्था 2। सब बांटा गया है अवस्था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि भारत में निम्न में से कौन सा राज्य जनसंख्यीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है और जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 11-12 में पूछा गया है। किस राज्य में इस तरह से हो रहा है, असम में, हरियाणा में, पंजाब में। तो 49 के हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, बोलिए जल्दी, कैट हो जाएगा, पंजाब। कौन सा हो जाएगा, पंजाब। लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम लोग 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। किस शहरी समूह का प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। बताइएगा कौन सा, मुंबई, UA में, दिल्ली में और बांग्ला में।
तो बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंबई में। क्या हो जाएगा? मुंबई में। तो हम लोग 50 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट 3, 4, 5 चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। 12 NCERT, फिर इसके बाद 11 NCERT ज्योग्राफी, फिर 10 सारा क्वेश्चन को लाने के प्रयास करेंगे। आप लोग बताइएगा कैसा था क्वेश्चन और कितना आप लोग बनाएं, कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।